मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। मच्छर अगर सोते हुए शेर को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता, लेकिन अगर जागते हुए शेर को काट ले तो उसको मसल दिया जाएगा। उस दिन का इंतजार है। अबे पागल है क्या? बच्चे लोग का क्या पासवर्ड रख ले रहा है? ठीक से रखना। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वहां से पब्लिक की थोड़ा सा ये शुरुआत हो गई कि तालियां बजाना, सीटियां मारना। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, I avoid, but violence likes me. I can't avoid. हार्ड जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाँव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी पर गिरे पाँव के लिए जब तुम इतना तरस रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूं। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती। हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। वेलकम टू वायरल बॉलीवुड गाइस। मैं हूं राजवीर, आपका होस्ट। और आज हम किसके साथ बैठे हैं आप गेस भी नहीं कर सकते। हम बैठे हैं मिस्टर सचिन गोले सर के साथ, जिनकी आवाज की पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है। जी हाँ, KGF 1 एंड KGF 2 लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रोज जा रहे इस मूवी को देखने के लिए, इसकी एक डायलॉग को सुनने के लिए। आपको पता है इस डायलॉग के पीछे किसका आवाज है? सर का। तो सर, ये KGF का जो जर्नी है ये किस तरह स्टार्ट हुआ? वेल, KGF की जर्नी तो ये तो KGF 2 आई थी। हाँ। इससे पहले KGF 1 आई थी। जी सर। तो 1 की जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मोस्टली जैसे होता है कि ऑडिशंस होते हैं पहले। जी। तो जब KGF 1 शूट होके तैयार हो गई थी इनकी, तो उस समय प्रोडक्शन वालों को एक चाहिए था कि यश के लिए प्रॉपर एक हिंदी वॉइस कौन कर सकता है। क्योंकि पहले इन लोगों ने ये सोचा था कि KGF जो है वो सिर्फ कन्नड़ में ही हम लोग रिलीज करेंगे, जी। कर्नाटक बेस में। जी। लेकिन फिर जब बाहुबली का इन लोगों ने सक्सेस देखा तो इनकी मूवी जो बनी थी, इनको कॉन्फिडेंस था कि अपनी मूवी बहुत अच्छी बनी है अपनी मूवी, तो अब इसको हम हिंदी में भी रिलीज करेंगे। जी। लेकिन अब यश के लिए वॉइस किसकी जाएगी? जी। तो यश भाई जो थे उन्होंने खुद ही बोला था कि मैंने कुछ फिल्में यूट्यूब पर देखी हैं जिसमें मेरी फिल्में हैं, तो उसके ऊपर एक वॉइस जाती है तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो प्रोडक्शन में उनकी बात हो रही थी जी। तो यश भाई ने वो फिल्में दिखाई जिसके अंदर मास्टरपीस थी, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी जी। और गुगली, जी। और एक हार्ट अटैक मूवी थी जी। जिसका नाम था द लकी, लेकिन इन Okay. लोगों ने हिंदी वर्जन में हार्ट अटैक रख दिया। जी। जी। तो ऐसी 4-5 फिल्में सब मिला के स्टॉक में थी यूट्यूब पर। जी। तो यश भाई ने वो मूवीज देखी थी जी। और उनको लगा कि ये आवाज़ मुझ पे अच्छी सूट हो रही है, अगर इसके ऊपर हम वर्क करेंगे जी। तो ये वॉइस और बेहतर कर सकता है। ओके। तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन से मुझे फ़ोन आ गया। Okay. उन लोगों ने मेरा फ़ोन नंबर, इंडस्ट्री में तो पता चल ही जाता है किसी से भी, तो उन लोगों ने मेरा फ़ोन नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया बाद में कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, मतलब बन चुकी है KGF नाम की। जी। तो उसके लिए प्रॉपर हीरो के लिए हम लोग वॉइस ढूंढ रहे हैं, तो आप ऑडिशन के लिए आ सकते हैं। तो उस समय मैंने पूछा था कि भाई हीरो कौन है, क्या है, क्योंकि रिवील नहीं हुआ था ना उस समय हीरो कौन है। जी। तो वो बोले यश है। मैं बोला यश वही जो मैंने फिल्में की थी उनकी, कुछ मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, मैंने 3-4 फिल्मों जी। के नाम उनको बताए। जी। तो वो लोग बोले हाँ वही। तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बैंगलोर से आ रहे हैं, एक सर्टेन डे हम लोग फिक्स करते हैं और आपका ऑडिशन रख लेते हैं। तो आए वो लोग, 2-3 सीन्स के ऑडिशंस हुए। ऑडिशन होने के बाद मैंने पूछा कि कैसा लगा, तो बोले सर अच्छा लगा। और फिर बाद में प्रोडक्शन में जब बात गई, मेरी वॉइस गई, तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन वाले जो होम वाले सर और ये सब लोगों ने मेरी वॉइस सुनी, जी। अच्छी लगी। यश भाई थोड़ा सा बिजी थे, तो उन्होंने कुछ एक हफ्ते बाद उन्होंने वॉइस सुनी, तो बोले कि मुझे यही वॉइस चाहिए। ओके। और फिर बाद में मुझे सीधे प्रोडक्शन से वापस फ़ोन आ गया कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो ओके। और इसकी वो जो वॉइस है आपकी सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन आपकी जो फिल्में यश की जो आपने पहले की हुई हैं जी। वैसी हमें नॉर्मल वॉइस नहीं करनी है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें कुछ बदलाव लाना है। बदलाव लाना है। ओके। लेकिन यश भाई को वॉइस पसंद आ गई। ओके। और ऐसा है कि KGF का पूरा दारोमदार यश भाई ही संभाल रहे थे। हाँ। तो इस तरह से मेरी जर्नी वो हो गई। फिर 1 रिलीज हुई, मतलब 1 की डबिंग चालू हो गई। जो 1 की डबिंग थी वो मुंबई में ही हुई और कंप्लीट होने में लगभग मुझे तो 3 दिन लगे थे। ओवरऑल डबिंग खत्म होने में कुछ 20 या 22 दिन लगे थे, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स की। ओके। मुझे प्रॉपर 3 दिन। Okay. उसमें से एक दिन मैंने डबिंग डायरेक्टर्स के साथ डबिंग की मैंने, संजय उपाध्याय उनका नाम था डबिंग डायरेक्टर का। ओके। और उसके बाद दूसरे दिन यश भाई खुद आए बैंगलोर से। अब वो Okay. चाहते थे कि भाई अब कन्नड़ा में तो मैंने किया है, लेकिन अभी मुझे
प्रॉपर हिंदी में और नॉर्थ का भी मार्केट मुझे पूरी तरह से पकड़ना है, डेफिनेटली। तो उस हिसाब से मुझे खुद जाना पड़ेगा और वो खुद आए। ओके तो दो काम उनके हुए, एक तो उनका प्रमोशन का जो मामला था वो भी मुंबई में सॉर्ट आउट हो गया, और उसके साथ साथ फिर बाद में वो सुबह प्रमोशन के लिए जाते थे ओके और दोपहर को 3 या 4 के बाद फिर वो डबिंग पे आके बैठ जाते थे। ओके तो 3-4 के बाद हम लोग रात को 10, 11, 12 बजे तक इस तरह से डबिंग करते थे। हालांकि काम कम था, इसलिए पार्ट 1 की जो डबिंग थी वो मेरी 3 दिन में खत्म हो गई। ओके उसके बाद फिर पिक्चर रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद तो पता ही चल गया फिर यस, फोर फिर तो वाला हम उसका हो आपके गया। आवाज के पूरी तरीके से दीवाने हो गए। पर सर मैंने ऐसा सुना है कि जो पार्ट 1 आपने डब किया, उसके बाद पार्ट 2 में जब आप गए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको वॉइस के साथ, क्योंकि एक जो कैरेक्टराइजेशन था यस का 1 में और जो 2 में वो बहुत थोड़ा फर्क आ गया फर्क आ गया था उसमें। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी उसमें? मेहनत तो काफी करनी पड़ी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कि भाई ग्रास्पिंग पावर अपनी ठीक ठाक है और थोड़ा सा हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं अच्छे ओके से। ओके ओके तो उस हिसाब से तो चलो हो गया। लेकिन ये था कि पार्ट 1 जो था उसके अंदर यश भाई जो थे वो प्रॉपर बम्बईया कैरेक्टर है ओके कि भाई, हाँ, थोड़ा टपोरी लैंग्वेज हाँ है ना, टपोरी। तो इस तरह से कि भाई चलो टपोरी है तो उस हिसाब से ये अपुन का ये अपुन का वो सब इस तरह से ये सारी चीजें थी उसमें। और उसके बाद जब 2 की डबिंग स्टार्ट हुई तो 2 में ऐसा हुआ कि अब गरुड़ा को उसने खत्म कर दिया। गरुड़ा को खत्म करने के बाद पूरे केजीएफ का वो किंग बन गया। यस अब केजीएफ का किंग बन जाने के बाद फिर ऐसे हो गया कि उसकी पूरी चाल ढलन, उसका जो कैरेक्टर, उसका रुतबा और ज्यादा बढ़ गया। बढ़ गया। वो जितना बोलेगा बस इतना सा ही बोलेगा, बहुत कम बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा एकदम प्रॉपर रहेगा, डेप्थ में रहेगा और सीधे सामने वालों को जाके लग जाएगा। डेफिनेटली। तो उस हिसाब से मतलब केजीएफ 2 की जो डबिंग थी उसके लिए मुझे प्रॉपर 10 से 11 दिन लगे थे। ओके तो उसमें से 2 से 3 दिन तो मुझे कैरेक्टर पकड़ने में लग गए थे। ओके और उन लोगों ने बोल दिया था कि भाई आप बैंगलोर में आ ही जाओ, यस क्योंकि केजीएफ 1 की डबिंग के टाइम भी बहुत सारी चीजें थी जो हमको और क्लियर करनी थी, ओके लेकिन हमको भी टाइम नहीं था, पिक्चर भी जल्दी से रिलीज करनी थी। लेकिन केजीएफ 2 के टाइम बहुत अच्छा उनको टाइम था, उनके पास बहुत सारा समय था। तो उन लोगों ने कहा कि सचिन पहले तुम 10-11 दिन के लिए हमारे पास आ जाओ, ओके यहाँ पे बैंगलोर में आप रहो, और पूरी तरह से आपकी जब डबिंग कंप्लीट होगी उसके बाद फिर बाकी कैरेक्टर्स पे हम लोग काम करेंगे, वो तो जल्दी हो जाएगा। Yes. लेकिन इनको प्रॉपर यश की वॉइस और यश का कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से ये करना था। ओके तो अडॉप्ट करने में जब ड्यूरिंग द डबिंग कौन से वर्ड पर एम्फसाइज करना है, कौन से डायलॉग्स पर हमको ज्यादा चिल्लाना है, ज्यादा कम करना है, ये सारी चीजें जो थी वो ड्यूरिंग द डबिंग वहां पे जो डबिंग डायरेक्टर थे मिस्टर सूरी सर, ओके तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे पीछे मेहनत की। मेहनत तो लगी। Yes, sir. और फिर जब सूरी सर ने डबिंग कंप्लीट की उसके बाद भी कुछ कुछ चीजें रह गई थी, तो वो खुद बाद में प्रशांत नील सर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो, और बाद में यश भाई, इन्होंने खुद मेरे साथ डबिंग बैठ के की। तो 3-4 दिन तो उन्होंने भी मुझे दिए। ओके तो कभी कभी ऐसा होता था कि यश भाई को कोई डायलॉग पसंद आ गया, मैंने जो बोला है तो यश भाई को पसंद आता था, तो फिर प्रशांत नील जी को पसंद नहीं आता था। ओके फिर प्रशांत नील जी को पसंद आता था तो यश भाई को पसंद नहीं आता। ओके तो इतने रीटेक्स और इतना सारा सब कुछ, मतलब मैं तो ऐसे हो गया था कि भाई एक्चुअल क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? तो फिर बाद में पैकअप किया। पैकअप करने के बाद फिर शाम को हम लोग चाय पीने बैठे, तो मैंने सर से खुद ही पूछा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि सर मुझ में क्या कमी रह गई है बताओ। Yes. तो प्रशांत नील बोले कि सचिन थोड़ा सा और डेप्थ चाहिए, मतलब मुझे वो जो उसका एटीट्यूड है, उसकी जो स्टाइल है वो पकड़ रहा है तो अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे और थोड़ा सा ये चाहिए, और थोड़ा सा उसके अंदर एनर्जी चाहिए, और उसके अंदर थोड़े से ग्रेन्स चाहिए, और उसके अंदर डेप्थ चाहिए। तो जैसे कुछ कुछ टेक्निक्स हो, बोले कि मुझे यहाँ से चाहिए तेरा बोला हुआ, तो यहाँ से बोल, ये कर वो कर। एक भी अगर जैसे एक लाइन है, अगर मान लीजिए मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा, अभी थोड़ी आवाज खराब है मेरी, तो उस समय ये था कि मेरे बाप से, तो बाप अगर यहां से निकला तो बोले नहीं सचिन पूरा सब कुछ यहां से चाहिए। ओके तो नाना बोल के उस लाइन के मुझे अच्छे से याद है 23 या 24 रिटेक्स हुए थे। Oh my God. वैसे हर लाइन के सर रिटेक्स। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, मतलब जैसे हम जब ऑडियंस जाते हैं मूवीज देखने के लिए, तो आप जब डायलॉग बोलते हो ना, हम सीटियां मारते हैं, चिल्लाते हैं, तो जब आप स्टूडियो पे डबिंग कर रहे होते हो और एक पर्टिकुलरली आपको एक डायलॉग मिलता है, तो आपको कैसा महसूस होता है उसको बोलते वक्त? उसको बोलते हो महसूस तो मतलब ये है कि भाई मैं कितना अच्छे से अच्छे कर सकूं, हाँ ये लेकिन महसूस होता हाँ लेकिन मतलब एक होता है ना, मतलब जैसे कि आपका डायलॉग था इसमें केजीएफ 1 में कि मुंबई क्या तेरे बाप की है रे, नहीं रहे मेरे बाप की है। तो ये जो डायलॉग था, मतलब ये तो मतलब तोड़ फोड़ डायलॉग था, मतलब सीटियां और तालियां के सिवा कुछ तो बची नहीं रही थी। ये डायलॉग जितने बार सुनो, तो सर आपको बोलते वक्त कैसा लगता है ये डायलॉग, मतलब इस तरह के डायलॉग जो मास ऑडियंस पे होते हैं?
लगता तो अच्छा है, अभी कैसे बताऊं इसके और ऊपर। नहीं, और हाँ, सबसे बड़ी चीज, आप जब थिएटर तो आपने गए हुए देखने के लिए, और आपकी आवाज पे जब लोग सीटियां तालियां मारते हैं तो मतलब एक कैसा फील होता है आपको अंदर से? अंदर से तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब KGF 1 की जब डबिंग पूरी हुई तो खुद की फिल्म है, थिएटर में लगी है, तो चलो देखने चलते हैं। मतलब मुझे ऐसा पता नहीं था कि पब्लिक इतना पसंद करेगी। ओके। लेकिन फिर जब डायलॉग्स पे डायलॉग्स आते आने लग गए तो मुझे अभी भी याद है, मतलब फर्स्ट से ही एंट्री से ही कि हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वहां से ही पब्लिक की थोड़ा सा ये शुरुआत हो गई कि तालियां बजाना, सीटियां मारना। मैं बोला अरे पब्लिक को इतना क्या पसंद आ रहा है। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई, मतलब मैंने डबिंग की तो मेरी आवाज़ जो है वो लोगों को पसंद आ रही है और इसलिए लोग तालियां मार रहे हैं। ऐसा था कि मतलब मुझे लगा नहीं था कि पब्लिक इतना ये सब पसंद करेगी। ओके। मेहनत तो की मैंने। फर्स्ट में जो डायलॉग्स थे, कुछ कुछ लाइंस, तो वो उस समय जो संजय उपाध्याय डायरेक्टर थे ना, ओके। उन्होंने बुलवाई तो थी सारी लाइंस, लेकिन वो नॉर्मल बहुत सारी लग रही थी। लेकिन जब यश भाई आए, ओके। और यश भाई आने के बाद फिर बाद में उन्होंने जो डायलॉग में डेप्थ और ये सारी चीजें लाई, तो वो ज्यादा डेप्थ वहां पर ये हुआ कि भाई हाँ, अब इस लाइन में डेप्थ आ रहा है। ओके। ऐसा है। तो आप अभी पूछ रहे हो कि कैसा महसूस हुआ यस। मुझे। महसूस तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब सर मान लीजिए आप मूवी देखने गए, आपके बगल, इस बगल में कोई बैठा है, इस बगल में कोई बैठा है, आपका डायलॉग आया, लोग चिल्ला रहे हैं, तो मतलब एक अपने अंदर एक एनर्जी आती है ना, यार कितना एंजॉय कर रहे लोग, ये मेरी आवाज है, ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, मुझे खुशी तो बहुत हुई। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मुझे इतना अप्रिसिएशन मिलेगा। यस सर। लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि भाई ये मेरी लाइन है, ये मेरी यस लाइन यस, है। ये बस सर यही मैं जानना चाहता था। क्योंकि कैसे होता है ना कि जब आप थिएटर में गए, लोग तालियां बजा रहे, इस कदर पागल हो रहे हैं आपके एक एक डायलॉग। मतलब मैं जब मूवी देखने गया था, मैंने पहले दिन में मूवी में डायलॉग ही नहीं सुन पाया, इतना लोग चिल्ला रहे थे। दूसरे दिन दिखने गया, दूसरे दिन भी नहीं सुन पाया, तीसरे दिन मैं गया तो मुझे डायलॉग सुनने को मिल रहा है। जी, तो इस तरह से लोग क्रेजी हो रहे हैं Crazy। एक एक डायलॉग पे। और आपका जो एक डायलॉग है, अगर आप चाहो तो वो बोल के सुना सकते हो, वॉयलेंस वाला। वॉयलेंस वाला। ये Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. वाह सर, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब सब ये सारे डायलॉग, मतलब जब ट्रेलर में ये डायलॉग आया ना, मतलब इसके रील्स कटने लगे इंस्टाग्राम पे, लोग छोटे छोटे वीडियोस बना के डालने लगे, तो मतलब मजा, एक ये आवाज के लोग फैन हो गए सर। जी, जी। ओके। तो वैसे सर आपने जो है इससे पहले भी बहुत सारे, आपने 1000+ साउथ इंडियन मूवीज की है, आपने यश सर की जो है 100% मूवीज डब की है, फिर आपने विजय सर की मूवीज की है, फिर आपने आई थिंक महेश बाबू के लिए भी किया है, महेश बाबू के लिए भी किया है। और उसके बाद अभी आपने मारी 1 और 2। वाओ सर, मतलब मारी के यहाँ पे हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जो मारी के दीवाने होंगे, धनुष के दीवाने होंगे। तो सर मारी का जो कैरेक्टर था वो आपने किस तरह निभाया, और उसमें क्या फर्क है ये KGF वाले कैरेक्टर में और आपके मारी वाले कैरेक्टर में? मारी वाला जो कैरेक्टर है, वो अब दोनों का अगर शेड देखा जाए तो दोनों है मवाली कैरेक्टर। यस। लेकिन धनुष का जो कैरेक्टर है मारी वाला, वो मवाली प्लस कॉमेडी चला जा रहा है। ओके। और यश का जो है वो मवाली प्लस एंग्री यंग मैन, यस। ऐसे चला जा रहा है। ओके। तो इस तरह से, तो उसी हिसाब से फिर कैरेक्टराइजेशन किया गया और डायलॉग्स भी हिंदी में वैसे ही लिखे गए। तो मारी 1 के जो डायलॉग्स थे, जैसे मच्छर अगर सोते हुए शेर को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता, लेकिन अगर जागते हुए शेर को काट ले तो उसको मसल दिया जाएगा। उस दिन का इंतजार है। सर ये डायलॉग सुनने के लिए हम हमेशा सेट मैक्स पे लगाते हैं मूवी। सच में मतलब कमाल हो जाता है सर। आप मतलब आपकी आवाज सुन के मतलब एक लगता है क्या दम है, जी, क्या दम है आपकी आवाज में। Thank you, मतलब सर वैसे KGF, जब हम KGF की बात कर रहे हैं तो KGF 1 आई है ना, उसके बाद आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हुए थे KGF 2 को लेके? मतलब आपकी डबिंग चल गई थी है ना, आपको रिकॉग्नाइज हो गए थे यश की आवाज में बहुत सारी चीजें, लेकिन जब KGF 2 आने वाली थी उस समय आपका कैसा अंदर फीलिंग कैसी चल रही थी? इसकी डबिंग मैं करूंगा या इसकी डबिंग कोई और करेगा? पेमेंट के हिसाब से भी पूछ रहे हैं? यस। पेमेंट के हिसाब से नहीं यार, नहीं वो बात नहीं। पेमेंट तो चलो ठीक है, अलग बात होगी। KGF 1 की जब डबिंग हुई तो वो डबिंग होने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि सेकंड भी मैं ही करूंगा। ओके। उसी समय मुझे लग गया था, क्योंकि जब मैं थिएटर में बैठा, मैंने फिल्म भी 3 बार देखी। वो ओके। खुद की फिल्म मैंने 3 बार देख ली थिएटर ओके। में जाके।
और 1 की जब डबिंग पे लोग इतने तालियां मार रहे, इतनी सीटी बजा रहे, सब कुछ कर रहे, तो मुझे अंदर से फील हुआ कि भाई KGF 2 भी अपने से ही कराएंगे। ओके लेकिन इसके ऊपर एक मैं आपको खाली बात बता देता हूँ कि KGF 2 की डबिंग के पहले यश भाई से मैं मिला था बैंगलोर में। मतलब मैं अपने काम से गया था, लेकिन मैंने यश भाई को फोन किया कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ ऐसा। तो यश भाई बोले कि ठीक है भाई आ जा तो मिलने के लिए। तो हम लोग मिलने के बाद फिर बाद में अब KGF 1 जब इतनी हिट हो गई, तो एक एक्टर के अंदर से इच्छा होती है कि Yes. आवाज भी मेरी ही रहे, सब आवाज, कुछ मेरा रहे। definitely. तो यश भाई बोले कि भाई KGF 2 की डबिंग मैं करना चाहता हूँ। हाँ सर, ये मैंने न्यूज में सुना था ये सब, और हम थोड़ा सा जो है सोच में पड़ गए थे यार कि अभी यश आने वाला है, लेकिन वो जो वॉइस थी ना, हमें उससे प्यार हो गया था। मतलब हम ऐसा सोच रहे थे यही यश की वॉइस है, ओके, हमें तो भाई यही चाहिए। अरे थैंक यू यार। नहीं सर, कसम से, मतलब हर एक जन, अभी आप देखोगे ना सर, आपकी जैसे मूवीज है जो भी यूट्यूब पे डाली हुई है, वो वहां पे कमेंट से ज्यादा ना लोग वहां पे कमेंट करते हैं ये वॉइस आर्टिस्ट को तो यार मतलब क्या बोल सके, सबसे बेस्ट है, क्या आवाज है इसकी, आवाज की दीवाने हैं। मतलब सर वहां पे आप कमेंट पढ़ोगे ना तो आपकी मतलब तारीफ लोग ढूंढते हैं, पता है, सर्च करते हैं, अच्छा ये मूवीज की वॉइस कितने दी ऐसे है, कमेंट्स आते हैं? यस अरे इस मूवीज की वॉइस कितने दी है, इतना सुपर मूवीज है इतना। और बहुत बार क्या होता है, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब जैसे एक कैरेक्टर है, उनको अगर वो उनका नाम सुन लिया तो सबको लगता है कि ये मूवीज उन्होंने डब किया, उन्होंने डब किया। जी। तो लोगों तक हम ये जानना चाहते हैं कि सर मतलब ये जो चीजें आप कर रहे हो, मतलब इतने अच्छे अच्छे आवाज निकाल रहे हो, तो मतलब आपको जब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जब देखते हैं कि हाँ सर आपने ये किया, तो आपको कैसा फील होता है? मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि भाई मतलब ऐसा बड़ापन तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई अपनी आवाज लोगों को पसंद आ रही है। यस ये सोच के तो अपन ने डबिंग स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन इतना नहीं पता था कि अपनी जो डबिंग की इतना जो लंबा करियर चला, वो एक दिन इतना बड़ा अच्छा फल अपने को मिलेगा। ओके और वो KGF के रूप में, और बहुत सारी जैसे मारी आपने नाम लिया, धनुष की भी बहुत सारी मूवीज, और इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज, तो उतने इसमें मुझे वो मिल गया। फिर वो डिजिटलाइजेशन के जरिए, और आपका जो टेलीविजन पे जो फिल्में आती थी उसके अंदर तो जो आवाजें लोग सुनते थे वगैरह, तो उसके जरिए जो मुझे इतना मिला, मतलब जैसे बोलेंगे ना कि इतना सारा डिमांड मुझे जो मिला, तो वो लोगों का प्यार मुझे जो मिला, ये मैंने सोचा नहीं था कि इतना मिल जाएगा मुझे। जी सर। सर क्योंकि कैसे होता था ना, पहले ये जो डबिंग इंडस्ट्री उतना एक्सपेंड नहीं थी। जी। अभी कुछ सालों में जब से साउथ मूवीज आई है हमारे तरफ, क्योंकि डबिंग पहले भी होती थी, अभी क्योंकि बहुत सारे हीरोज होते हैं जो कुछ डायलॉग्स उनका नहीं हो पाता था शूट में सही से शूट, तो फिर वो डबिंग आर्टिस्ट को बुला के उनका शूट करते। फॉर एग्जाम्पल अभी सुशांत सिंह की लास्ट मूवी आई थी, हाँ। दिल बेचारा, उसमें भी उसकी डबिंग किसी ने डब किया हुआ है, क्योंकि उनका प्रॉपर हो नहीं पाया था। तो पहले भी होती थी, लेकिन जो साउथ इंडियन मूवीज ने एक इम्पैक्ट खड़ा किया इंडियन सिनेमा पे, उसने पूरा डबिंग इंडस्ट्रीज को चेंज कर दिया है। चेंज कर दिया, बिल्कुल। क्योंकि सर आपकी जर्नी तो बहुत पहले से स्टार्ट हुई होगी। जी जी, मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2010 से स्टार्ट हुई थी। 2010 से। हाँ। तो मतलब सर आप ये लाइन में कैसे आए, मतलब डबिंग में? प्रॉपर अगर बताने जाए तो मैं मुंबई में आया था एज एन एक्टर बनने के लिए। ओके एक्टर तो मैं हूँ ही, मतलब ऐसे देखा जाए तो शुरू शुरू में थोड़े बहुत काम किए मैंने, ओके लेकिन वही थोड़ा सा फाइनेंस की बहुत तकलीफ होती थी। Okay. और मुंबई में उस समय खुद का घर नहीं था, सारी चीजें थी, ओके और रेगुलर एक्टिंग्स में काम नहीं मिलते थे। ओके तो कुछ मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैंने चर्चा की, तो वो बोले कि सचिन अगर ऐसा है तो एक काम कर, कभी कभार डबिंग के लिए काम तू ढूंढने चला जा, और हो सकता है तेरा किचन अच्छे से चल जाए, Okay. तो साथ में तेरा किचन भी चलता रहेगा और तेरी एक्टिंग भी होती रहेगी। ओके तो मैंने शुरुआत की। शुरुआत में बहुत सारे फेलियर्स मिले कि सचिन आपका मराठी टच आ रहा है, सचिन आपका सिंग प्रॉपर नहीं है, सचिन आप ठीक से एक्सप्रेशंस नहीं दे पा रहे हो, सचिन और बहुत सारी चीजें, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रहा है। तो धीरे 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 करते, पढ़ते पढ़ते, करते करते, यूट्यूब्स पर फिल्में देखते देखते, बाद में फिर टेलीविजन पर कभी डिस्कवरी चैनल में देख लेता था कि कैसे लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो वो करते करते मैं अपने आप में सुधार खुद ही लेके आ गया, और फिर बाद में ऑडिशंस देने लग गया, तो लोगों का रिस्पांस तब अच्छा आने लग गया। ओके और करते करते क्या हो गया, फिर उस समय मुझे क्राउड के काम मिलते थे। ओके तो क्राउड में जैसे होता है माइक होता है, और माइक के यहाँ पे 12-15 लोग खड़े होते हैं, मॉब का सीन आ गया, चिल्लाओ हे हो, ये सब इस तरह से सीन्स होते थे। तो वो सारे काम पहले मिलते थे, लेकिन मन में इच्छा थी कि यार हम भी थोड़े बड़े बड़े कैरेक्टर्स करें। डेफिनेट फिर धीरे धीरे जब क्राउड में हम लोग थोड़े से पॉलिश हो गए कि भाई माइक फेस करना आ गया, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया कि भाई चलो हम अभी काम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वन लाइनर्स के लिए जो क्राउड के लिए बुलाते थे उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि सचिन अच्छा कर रहा है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे कि भाई अच्छा कर रहा है। ओके तो हम सब जब 12-15-20 लोग थे जो उस बैच में कि अच्छे कर रहे थे हम लोग, तो उन लोगों ने कहा कि सचिन को अभी वन लाइनर के लिए बुलाया जा सकता है। फिर मुझे वन लाइनर के लिए बुलाया जाने लगा। फिर मेरी आवाज़ थोड़ी सी, ये जो अंधेरी में कुछ स्टूडियोज हैं यहाँ पर थोड़ी सी फैलने लग गई। ओके
अब इन लोगों ने सोचा कि सचिन वन वन लाइनर भी अच्छा कर रहा है, आवाज भी इसकी अच्छी जा रही है, तो चलो इसको हम क्यों ना हीरो के लिए ट्राई करें। ओके तो उस समय YouTube का सिलसिला जस्ट स्टार्ट हुआ था। Okay. और फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो हीरो के लिए जो है सचिन को हम लोग यूज कर लेते हैं। और फिर कुछ कुछ लोगों ने मुझे यूज कर लिया, मैं और ज्यादा पॉलिश होता चला गया। उस समय परफॉर्मेंस उतना खास नहीं होता था, लेकिन चलो YouTube में शुरू हुआ था, जस्ट बहुत सारी चीजें पता नहीं थी ऐसा वैसा। चेंज तब हुआ कि ये आवाज मेरी सुनी साउंड एंड विजन स्टूडियोज में, ओके जो अंधेरी में है, जुहू में। ओके ओके तो वहां पे धनुष की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मेरी ताकत मेरा फैसला पार्ट 2। ओके तो उसके लिए अभी वो लोग वॉइस ढूंढ रहे थे। फिल्म थी गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स की। ओके तो इन लोगों ने सोचा कि अभी धनुष के लिए प्रॉपर वॉइस हमको चाहिए, क्योंकि अल्लू अर्जुन, रामचरण, आपका जूनियर एनटीआर और ये सब के लिए एक वॉइस फिक्स हो चुकी थी हाँ कि अब वो जो डबिंग आर्टिस्ट है वो ये इसकी नहीं कर सकते। धनुष के लिए इनको एक प्रॉपर वॉइस चाहिए थी। यस तो फिर वही 4-5 ऑडिशन उन लोगों के हुए, तो मेरा भी उसके अंदर ऑडिशन चला गया। और फिर उन लोगों ने प्रोडक्शन को भेजा, तो प्रोडक्शन को भी पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये सचिन जो है ये धनुष के ऊपर अच्छा जा रहा है, इससे हम लोग ये फिल्म करा लेते हैं। और फिर वहाँ पे वो मेरी ताकत मेरा फैसला पार्ट 2 जो फिल्म है वो मेरी हो गई और पसंद किया गया कि भाई चलो अच्छा कर रहा है ये सब। फिर धनुष की और 2 फिल्में आ गई, और फिर तीसरी जो फिल्म आई उसकी वो थी मारी। मारी तो मारी में जो मारी स्टाइल ने पकड़ी तो एक और फिर सब impact कुछ- create हाँ, किया तो फिर वो इम्पैक्ट हो गया। पर सर एक और हीरो है जिसका आपने मतलब उसकी मूवीज इतनी थ्रिलिंग होती है और बहुत सारे लोग उसके फैन है, विशाल। विशाल, हाँ। तमिल मूवी वो प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्टर भी है। बहुत बेस्ट उनकी आवाज। आपने उनकी आई थिंक कि आपने उनकी भी 100% हाँ, मैंने 7-8 मूवीज तो उनकी की। उनकी की हुई है और बहुत बेस्ट आपने क्या मतलब आवाज निकाला उनका भी एकदम दमदार। लेकिन सर पता है आपको मतलब हम कभी मैच नहीं कर पाते। मतलब अगर हम विशाल की मूवी देखेंगे, धनुष की देखेंगे या फिर हम केजीएफ देखते हैं तो हमें ऐसे नहीं लगेगा कि ये सेम बंदे ने डब किया है। मतलब आप इतना जरा वॉइस के साथ आप प्ले करते हो, मतलब लगेगा कि इसमें टोन थोड़ा अलग था, इसमें टोन थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा टोन थोड़ा अलग है। तो ये जो चीजें होती है सर मतलब आपने कहीं से सीखा भी नहीं है। सबसे मेन चीज ये है, अभी आजकल कैसे होता है लोग को अगर मतलब खाना बनाने भी नहीं आता है तो लोग बोलते हैं भाई मैं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता हूँ वहां बना के सीखूंगा। लेकिन सर आपने जो अपने आप को पॉलिश किया है तो सर मतलब ये जर्नी किस तरह से आपकी चली? मतलब थोड़ा सीखा फिर रिजेक्शन फेस किया, फिर सीखा फिर रिजेक्शन। तो सर आप रिजेक्शंस को किस तरह लेते थे? रिजेक्शंस को पहले तो मैं बहुत ही निगेटिवली लेता था। ऐसा लगता था कि यार मेरा करियर इसमें होगा कि नहीं होगा। Okay. क्योंकि उस समय क्या मैं बैंक में भी जॉब करता था। Okay. ये एक मतलब बता रहा हूँ मैं Okay. कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ओके और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, मतलब मुझे ऐसे याद आ रहा है। ओके तो उस समय क्या होता था, सुबह सुबह मैं जॉब पे चला जाता था और फिर दोपहर को फील्ड पे निकल जाते थे। तो मैं ऐसे करता था कि फील्ड पे जब निकल जाता था तो वहां पे बोल के जाता था कि मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, लेकिन जाता था मैं स्टूडियोज में ये सब ऑडिशन वगैरह देने के लिए चला जाता था। उस समय फेल्यूर्स मिलते थे, तो ऐसा लगता था कि जल्दी से जल्दी हमें डबिंग में काम मिल जाए मुझे, और मैं इन सब चीजों से मुक्ति पा लूं। ये बैंक्स में मुझे वगैरह सब काम नहीं करना है। ओके तो एक तो मतलब है करियर उसमें भी है, लेकिन मेरा बार बार फोकस यही था कि भाई अपने को एंटरटेनमेंट इसी में जाना है। तो कैसे, तो फिर जैसे ऑडिशंस देता था तो उस समय तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लोग कभी कभी बोलते थे सचिन एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, सचिन तुम्हारे लैंग्वेज में जो है मराठी लहजा ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर महाराष्ट्रियन हूँ। Okay. तो हिंदी में भी उस समय मराठी लहजा ज्यादा आता था। ओके तो कभी कभी ऐसा होता था कि फास्ट बोलना पड़ता था, तो फास्ट बोलने में जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो कभी कभी गलत हो जाते थे। ओके तो उस समय भी फेल्यूर्स मिलते थे। ओके कभी कभी ऐसा होता था कि माइक जो है माइक फेसिंग का ये आइडिया पता नहीं था, तो कभी कभी सामने से बोल दिया तो बार बार ब्लोज आना, ओके बार बार ये हो जाना कि वॉइस में थोड़ी सी हवा लग गई, तो ऐसे इस तरह से कि आपका ये मॉब ज्यादा आ रहा है। तो बार बार रीटेक्स करते करते वो लोग भी परेशान हो जाते थे। फिर बाद में खुद ही बोलते थे सचिन आ जाओ बाद में करते हैं ऐसा। ओके बाद में करने का मतलब होता था कि ठीक है आप जाओ खत्म। बाद में देख लेंगे, वो बाद में कभी आता ही नहीं था। तो फिर मैं घर पे जाके उनको फोन करता था कि सर क्या हुआ, कुछ गलती हो गई क्या। अब वो लोग भी इतने काम में बिजी कि वो लोग बताने के लिए भी तैयार नहीं। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था, बहुत डिप्रेशन में चला जाता था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर सोचते सोचते ऐसा लगा कि चलो कोई नहीं, ऊपर वाला जो है कभी ना कभी तो फल दे देगा, हम काम करते चले जाएंगे। और टेक्निक फिर सीखता चला गया धीरे धीरे। मतलब टोटल मुझे 1-2 साल लगे मुझे करियर बनाने में इसमें। ओके 1 साल जो था वो पूरा डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा सा चला गया। ओके हालांकि सभी आर्टिस्टों का जाता है शुरू में। पर सर सब हैंडल नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग होते हैं सर कि मतलब वो डिप्रेशन उन पे इतना हावी हो जाता है कि वो सोचते हैं कि अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं अब बैक टू अपना जर्नी, हाँ मैं कहीं भी वापस जहां से मैं आया हूं वहां चले जाता हूं। लेकिन सर उस डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में बदलना है ना,
और उसको एक इस तरीके से ट्रैक पे लेके आना कि मतलब एक जर्नी जो मैंने स्टार्ट की थी और आज जो ये जर्नी है जो पूरी दुनिया मुझे जान रही है, तो सर इसमें बहुत लंबा फर्क होता है और सबको ये सफर तय नहीं कर पाता है, बहुत कम लोग होते हैं। तो सर ये आपसे भी सीखने की जरूरत है कि मतलब आपने इतना मोटिवेशन को लाया, तो सर ये आया कहाँ से आपके अंदर? मतलब जनरली लोग क्या होते हैं कि उनके साथ कुछ भी गलत हुआ या फिर नहीं हो पाया तो लोग छोड़ देते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा यार, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, अब हम जा रहे भाई, नहीं होगा, लगता है मेरे अंदर वो चीज है ही नहीं। तो सर आपने क्या सोचा आपके अंदर में? क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस है जो हमारे इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो भी कई लोग होंगे जो डिमोटिवेट होंगे, कई होंगे जो मुंबई आ रहे होंगे, रोज स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, एक्टिंग के लिए कर रहे होंगे, सिंगिंग के लिए कर रहे होंगे, तो उनको एक इंस्पिरेशन आपसे सीखना चाहिए और आप थोड़ा कुछ बताइए ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हो जाए अंदर से, हार ना माने। अगर इसकी बात अगर की जाए तो देखिए ऐसा था कि स्कूल लाइफ से ही मैंने फिक्स कर लिया था कि अगर मुझे करना है तो फिल्म लाइन में ही कुछ ना कुछ करना है, ये मैंने फिक्स करके रखा था। ओके। तो बहुत सारे डांस फंक्शंस होते थे, बहुत सारे ये होते थे, जैसे क्या बोलेंगे उसको, ऐसे ऐसे कंपटीशन होते थे कि जैसे होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कॉलेजेस में ऐसे होते थे कि मिमिक्री आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें मैं करता था उस समय। ओके। और उसी समय मैंने मन में ठान लिया था कि अगर करना है तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। वो जिद थी मेरी। ओके। और वो जिद ही जो है वो मुझे आगे लेके चली गई, ये मैं बोलूँगा। फिर उस समय मुझे जितने फेलियर्स मिले, जितने सब कुछ मिले, हाँ मैंने एक फिक्स करके रखा था कि डबिंग में मैं पूरे 2 से 3 साल दूंगा। अगर 2 से 3 साल में भी अगर मेरा कुछ नहीं हो रहा है तो फिल्म लाइन को हमेशा के लिए राम राम, कुछ नहीं, फिर बाद में जो है अपनी चीज़ें करते रहो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंदर जिद थी, सीखने की एक चाहत थी कि भले ही हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो कमियां तो दूर की जा सकती हैं, क्यों नहीं। 2-3 दिन फ्रस्ट्रेशन होता था, फिर चौथे दिन वापस चलो भाई शुरू करते हैं। तो सीखना शुरू, और फिर बाद में धीरे धीरे करते 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 ये चीज़ें आती चली गई। जैसे कि आपने बताया कि आप एक्टिंग करने आए थे, तो एक्टिंग आप बिहाइंड द कैमरा या ऑन द कैमरा कर रहे हो? लेकिन एक होता है ना आप अपना फिजिकली कर रहे हो, एक आप वॉइस से कर रहे हो, लेकिन एक्टिंग आप कर रहे हो दोनों जगह, है ना? तो आपको मजा किस में आ रहा है? मतलब एक होता है ना कि ये आपके अंदर एक हिडन टैलेंट था, आपने एक्टिंग सोच के आप आए थे, पर एक हिडन टैलेंट था जो बाद में आपको लगा, जिसने आपको इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया। तो आपको कैसा महसूस होता है कि मतलब ये जो मैं डबिंग करता हूँ ये ज्यादा मेरे को सुकून देता है, या मैं अगर एक्टर होता तो वो ज्यादा मेरे को सुकून देगा? अभी फिलहाल तो अभी देखिए डबिंग में इतने मुझे साल हो गए, तो अभी डबिंग ही ज्यादा सुकून दे रहा है। ओके। एक्टिंग तो मैं करना ही चाहता हूँ, और कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स अभी हम लोग बना भी रहे हैं, दोस्त लोग मिला के हम लोग कुछ फिल्में वगैरह, ओके। क्या बोलेंगे, जैसे कुछ एप्स के लिए, जैसे MX प्लेयर हो गया, ओके। या फिर Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, इनके लिए हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स अभी बना रहे हैं, बातें चल रही हैं। ओके। लेकिन फिलहाल जो है मैं बहुत ज्यादा अगर कंफर्ट जोन में हूँ तो डबिंग से ही हूँ। डबिंग। और डबिंग करने में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स बहुत खेल चुका हूँ। फिर मैंने कार्टून्स की डबिंग की है, मैंने बहुत सारे इंसिडेंटल्स की डबिंग की है, फिर मैंने छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस तरह से अपनी वॉइस को मॉड्यूल करके डबिंग किया। तो इतने सारे कैरेक्टर्स एक साथ एक्टिंग में नहीं जिए जा सकते। डबिंग में ऐसा है कि सुबह अगर मान लीजिए मैं 10 से 12 एक डबिंग कर रहा हूँ तो वो कार्टून की है, 12 से 4 अगर मैं कर रहा हूँ तो वो साउथ के किसी हीरो की है, 4 से 6 अगर मैं कर रहा हूँ तो किसी सीरीज में, वेब सीरीज में किसी बुड्ढे का कैरेक्टर में कर रहा हूँ। तो दिन भर तो ना बोल के 4-5 कैरेक्टर तो मैं जी लेता हूँ। मतलब एक्टिंग में इतना जल्दी तुरंत नहीं होगा। तो वो एक मजा ये है कि डबिंग में बहुत ज्यादा अभी कंफर्ट जोन में मैं हूँ एक्टिंग से ज्यादा। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सर ने आप सबका जो फेवरेट सीरीज है नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट, उसको उसमें डेनवर का कैरेक्टर इन्होंने किया है। मतलब सर एक्चुअली कैसे ना, डेनवर का कैरेक्टर में सबसे बेस्ट जो है ना उसकी हंसी है। मतलब वो हंसी आपने मतलब कैसे निकाली? मतलब क्या हंसी है सर? मतलब एक बार अगर हंस दोगे तो सर मजा आ जाएगा। हंसी का ऐसे था, मतलब इसका प्रॉपर, मतलब मैं हंस देता हूँ आपके लिए कर उसके अंदर ऐसा है कि शुरू में वो हंसी नहीं निकल रही थी। ओके। तो साउंड एंड विजन में ये सीरीज हुई थी। तो वो जो कल्पेश जो डबिंग डायरेक्टर थे, मेरा अच्छा दोस्त भी है वो। तो वो बोला कि सचिन आजा बाहर आ थोड़ी देर, इसको प्रॉपर देख ये कैसे कर रहा है। अच्छा। इसकी हंसी देख। वो अभी जैसे उसकी हंसी है, अला क्या बात कर रहे तू, ऐसा करेगा तू, ये इस तरह से उसकी हंसी है। तो शुरू में ही इतना फास्ट ये सब कुछ निकल नहीं पाता था। ऐसा लगता था कि थोड़े से फंबल आते थे, थोड़ी सी चीजें मिस्टेक हो जाती थी, तो वो प्रॉपर कैरेक्टर पकड़ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो तो हो गया। अभी इतने साल डबिंग करने के बाद फिर जो प्रैक्टिस की है
तो उस हिसाब से तो भाई चलो कैरेक्टर अडॉप्शन की टेक्निक तो अपने में है, जल्दी से कर लेते हैं। हाँ लेकिन लगा था 1-2 घंटे थोड़ा सा, जब ऑडिशन में तो सिलेक्ट हो गई मेरी वॉइस, और ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद जब प्रॉपर हंसी की बात आ गई, क्योंकि ऑडिशन में ये नहीं पता था कि ये ऐसे हंसता है। हाँ। जब डबिंग स्टार्ट हुई तो पहले एपिसोड में तो उतना उसका लाफ्टर वगैरह सब था नहीं, दूसरे एपिसोड से फिर उसका लाफ्टर स्टार्ट हो गया। फिर उसके अंदर एक सीन है, आर्तुरो करके एक कैरेक्टर है, तो आर्तुरो को वो जब बोलता है, क्या बे बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे में, हाँ क्या नाम क्या है तेरा, आर्तुरो। फिर उसके हाथ में एक मोबाइल होता है, तो मोबाइल में पूछता है क्या इसका पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड वो बहुत ही ईजी रखता है, 1 2 3 4 ऐसे पासवर्ड रखता है वो। तो आर्तुरो बोलता है कि इसका पासवर्ड है 1 2 3 4, तो डेनवर हंस देता है, अबे पागल है क्या, बच्चे लोग का क्या पासवर्ड रख ले रहा है, ठीक से रखना, इस तरह से। तो वो सेकंड एपिसोड में मुझे पता चला कि इसकी हंसी ऐसी है। और फिर कल्पेश के साथ मेरा जो डिस्कशन हुआ, सारी चीजें हुई, हंसी तो निकल के आ गई, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी। बहुत मतलब बेस्ट लगा, मतलब मनी हाइस्ट के तो ना सिर्फ इंडिया में पूरा वर्ल्ड दीवाना है, पर जो हिंदी डबिंग हुई है ना, ज्यादातर अभी कैसे हमारी देसी भाषा है, लोग अभी जो एक होते हैं ना इंग्लिश में देखना, लेकिन हिंदी में जितना मजा आता है ना डायलॉग डिलीवरी का, उतना हिंदी में नहीं आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। इंग्लिश में नहीं आता। ओके सर, अच्छा एक चीज पूछना चाहूंगा कि मतलब जैसे कि डबिंग होती है, तो ये कन्नड़ में एक डायलॉग, केजीएफ में जैसे कन्नड़ में एक डायलॉग लिखा गया, तो क्या वो सेम ही डायलॉग आपका हिंदी में आप बोलते हो, या हिंदी के लिए अलग आपको डायलॉग दिया जाता है? हिंदी में अलग डायलॉग्स होते थे, हालांकि मतलब उसका सेम होता था, लेकिन हिंदी में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता था। ऐसा है, कन्नड़ा में भी सेम ही होता था। जैसे अभी केजीएफ की अगर बात की जाए, तो केजीएफ 1 में जो डायलॉग है कि वो जो पाव गिरता है और पाव उठाने के टाइम वो माँ वाला जो डायलॉग है, तो वो डायलॉग कैसा था, हार्ड जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाव मिलता था, थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी पर गिरे पाव के लिए जब तुम इतना तरस रही हो, तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूं। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। इस तरह से लाइन। मतलब सर ये डायलॉग पे अगर 90% ऑडियंस के आंख में आंसू बनना आ गया हो, तो मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच, तो उसी समय आ भी गए थे। अरे सर हर किसी के आंख में आंसू आ गया था। मतलब एक मतलब कैरेक्टर सर, मतलब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मतलब केजीएफ के कैरेक्टराइजेशन में, यस में मैंने देखा है कि मतलब बंदा अगर निकल रहा है घर से, तो एक दिखा रहा अपना वो जो गुस्सा वाला चेहरा है वो शो कर रहा है, फिर बाहर जैसे निकल रहा है अचानक उसके हीरोइन आए, उसकी तरफ एक अलग एक्टराइजेशन हो गया, उसके बाद उसके अगर साथ के लोग आ रहे हैं एक अलग कैरेक्टर हो गया। जैसे कि सबसे पहले एक सीन है जहाँ पे पहले वो पूरा चिल्ला चिल्ला के कॉमेडी कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पेड़ भिजवा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये भिजवा दूंगा, उसके बाद सडनली गोली मार दिया है ना। उसके बाद जब आपने उसके बाद सडनली वो रुक जाता है कैरेक्टर, और उसके बाद जो इमोशन दिखाना होता है, तो सर इसके लिए कैसे, मतलब आप कैसे अपने आप को कन्वर्ट करते हो कि मतलब सडनली आप एक जा रहे हो, एक जोन में जा रहे हो, एक एक्शन जोन में जा रहे हो, अचानक रुक गए और वहां से सीधा आपको साइड जोन में जाना है, तो सर कितना आपको प्रॉब्लम होता है या किस तरह का चैलेंज आता है उस वक्त? हाँ, जोन चेंज करते वक्त अभी जैसे आपने बोला कि वो उसके साथ बोलता है कि पूरा पेड़ ही भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए, तो वो बोल दिया। उसके बाद में जब उसको गोली लगी, गोली में लगने के बाद फिर बाद में एक्सप्रेशन चेंज हो गए, इमोशन चेंज हो गए, सीन चेंज हो गया। उसके बाद फिर बाद में संजय दत्त जी के साथ पूरी उनकी फाइट वगैरह हो जाती है, और यश मेरे ख्याल से इनको पूछता है कि तीसरी माइन के बारे में किसने बताया, ऐसे कुछ तो बोलता है वो उसमें। अभी मैं थोड़ा सा डायलॉग भूल गया मैं। तो उस समय ऐसा हुआ था, वो पूरा पेड़ ही भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए, वो हो गया। फिर तुरंत एक्सप्रेशन चेंज। तो उस समय सूरी सर जो थे डायरेक्टर वहां पे, उन्होंने कहा कि सचिन चलो ट्राई करते हैं, लेकिन वो तुरंत नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जोन अलग है, अभी आप हो जो नॉर्मल जोन में, अब आपको थोड़ा सा ये चेंज करना है। तो होता यूं था कि हर सीन जब चेंज होता था तो उस समय डायरेक्टर से मिलके वहां पे बैठ के आराम से डिस्कशन होता था, और फिर बाद में ये चीजें निकल के आती थी। क्योंकि सब डायलॉग्स को बोलने का तरीका अलग और सबके एक्सप्रेशंस अलग, इमोशंस अलग, तो कुछ कुछ डायलॉग जो थे वो यहाँ से डेप्थ से बोलने पड़ते थे। कुछ कुछ है तो जो नॉर्मल, तो जैसे आपने बोला कि पूरा पेड़ ही भिजवा दूंगा, तो पूरा पेड़ ही भिजवा दूंगा यहाँ से बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो चलो यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया आराम से। लेकिन फिर बाद में जब वो पूरा डेप्थ में जब जा रहा है, जब बहुत ज्यादा इमोशनल सीन आ रहा है, तो उस समय फिर जब डेप्थ में जाने की बात आ रही है तो उस समय तुरंत नहीं निकलता था। फिर डायरेक्टर बोलते थे कि सचिन आओ जरा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो ये लाइन ऐसे ऐसे आ रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करते हैं, इसकी ब्रीदिंग जो है वो कहां तक जाएगी
और ये किस तरह से सोचेगा और किस तरह से बोलेगा। तो ऐसा पकड़िए कि डबिंग के टाइम मुझे रॉकी बनना ही पड़ता। थैंक यू सर, आपका जो भी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है। सर आपका फेवरेट डायलॉग केजीएफ से? केजीएफ से फेवरेट डायलॉग एक वायलेंस 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 ही अच्छा लगा मुझे। और सर और कोई एक डायलॉग, वायलेंस वायलेंस तो आपने सुन लिया, एक और डायलॉग जो मतलब आपको मजा आ गया बोलने में? केजीएफ 1 से बोलूं? हाँ, या 2 से ही बोल रहा हूँ? 2 से सर। एक आपका 2 में डायलॉग है जब अधीरा को गोली मार देते हैं, वायलेंस वाला खत्म हो जाता है, उसके बाद एक डायलॉग आता है, किसे हाथ मिलाना चाहिए, किससे हाथ जोड़ना चाहिए? किससे हाथ मिलाना चाहिए वो अहम है, किससे हाथ मिलाते हो वो अहम है, किसको हाथ। एक बार मैं YouTube पे देख लूं क्या? क्योंकि मुझे थोड़ा सा ओके। वो तो सर कोई और डायलॉग जो आपको पसंद हो, केजीएफ 1 से भी बोले? केजीएफ 1 में जब वो डिस्को के बाहर बैठा होता है गुंडों को मारने के लिए, यस। तो उस समय सामने से एक गुंडा बोलता है कि जिंदगी में थोड़ा डर तो होना चाहिए। तो फिर बाद में जब यश बोलता है, वो एक लाइन मुझे बहुत पसंद आ गई थी कि होना चाहिए रे, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, लेकिन वो दिल अपन का नहीं सामने वाले का होना चाहिए। मैं आई कम है, ये जो लाइन थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो आज हमें टाइम दिया उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड सर मतलब हम बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इवनिंग।